क्रिस्टोफर रे जो है एफबीआई चीफ, वो भारत गए हैं। वो जो इरादे लेकर गए थे कि जाके वो दबाएंगे पन्नू साहब के हवाले से जो खालिस्तानी है, लेकिन वहां से ये इतनी आसान बात नहीं है। उन्होंने एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी उनके हाथ में क्रिस्टोफर रे की। उन्होंने कहा कि आप वहां पे खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन। आप हमसे इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं कर रहे, पहले तो आप हमें लिस्टें दें, डाटा दें हमें, जो लोग वहां पे जिन्होंने हमारी एम्बेसियों पे अटैक किया, बिलखसूस कैलिफोर्निया में। एक तो भारत की इकोनॉमी है, वो अमेरिकन को पसंद नहीं आ रही। अमेरिका ये नहीं चाहता कि उनके मुकाबले पे कोई वहां पे एक बड़ी ताकत सामने आ जाए। 7.8% इकोनॉमी की ग्रोथ है भारत की, इनकी उसके आसपास भी नहीं है। देखिए, अज्ञात गनमैन जो हैं वो दोनों को टारगेट कर रहे हैं। इस्लामिक टेररिस्ट को भी टारगेट कर रहे हैं और खालिस्तानी जो टेररिस्ट है, रोड वगैरह जो अभी रोड साहब को निपटाया गया है। तो अभी तक तो मतलब सिक्योरिटी वाला ही एंगल था, अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी वाला भी एंगल आ गया कि अमेरिकन दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी एलाइज। क्रिस्टोफर रे जो है एफबीआई चीफ, वो भारत गए हैं। वो जो इरादे लेकर गए थे कि जाके वो दबाएंगे पन्नू साहब के हवाले से जो खालिस्तानी है, लेकिन वहां से ये इतनी आसान बात नहीं है। दूसरी साइड पे भी जो लोग बैठे हैं, एक तो उनको भारत के अंदर से सपोर्ट हासिल है, लोगों की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल है उस टीम को। डॉक्टर जयशंकर साहब के हवाले से मैं बात करूंगा। और फिर उन्होंने बजाय इस बात पे उन्होंने वापसी पे उन्होंने एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी उनके हाथ में क्रिस्टोफर रे की। उन्होंने कहा कि आप वहां पे खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन। आप हमसे इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं कर रहे, पहले तो आप हमें लिस्टें दें, डाटा दें हमें, जो लोग वहां पे जिन्होंने हमारी एम्बेसियों पे अटैक किया, बिलखसूस कैलिफोर्निया में। तो वो लेकिन इसका जो एक फ्रिक्शन सी आई है। हमारे जो बड़े चचा जान बीमार हैं, उन्होंने भारत जाना था उनके सेलिब्रेशन के लिए, तो वो नहीं जा रहे। उनको थोड़ा उनको मेरे ख्याल सर्दी वर्दी लग गई है, तो वो नहीं जा रहे। वो कहते हैं मैं क्वाड के जाऊंगा तो उस पे आऊंगा, मैं इस पे नहीं आ रहा हूं। तो उससे भी आज जो चैटर चल रहे थे वॉशिंगटन डीसी में, यही चल रहे थे कि रिलेशनशिप्स आर स्लोइंग डाउन। हालांकि कुछ लोग तो ये कहते थे कि वो बुजुर्ग हैं, वो नहीं जा सकते, वो शायद एक ही दफा जाएंगे क्वाड पे, वो बार बार नहीं जाएंगे। लेकिन अगले महीने के वो शुरू में, मगर क्या वजह है सर, क्यों स्लो डाउन हो रही है रिलेशनशिप? उसकी दो वजूहत है। मैं समझ जो दो वजूहत बताना चाहूंगा। एक वजूहत एक तो भारत की इकोनॉमी है, वो अमेरिकन को पसंद नहीं आ रही। अमेरिका ये नहीं चाहता कि उनके मुकाबले पे कोई वहां पे एक बड़ी ताकत सामने आ जाए। 7.8% इकोनॉमी की ग्रोथ है भारत की, इनकी उसके आसपास भी नहीं है। ये बैंकरप्सी के सर पे पहुंच चुके हैं, तो इनको तो पसंद नहीं आएगा ना कि उनके टक्कर का कोई बंदा दूसरा एक मुल्क जो है वो एक सुपर पावर बन जाए कंट्री। एक तो ये बीमारी है, इस वजह से वो आजकल जो इशू बना के फिर रहे हैं वो निजर साहब का और जो वो पन्नू साहब का, इट्स नॉट अ बिग इशू एट ऑल। खालिस्तान की कोई सपोर्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहां पे इंडिया से तो सरदार सारे कनाडा और बाहर चले गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। वहां खालिस्तान बनाएंगे, रहेगा कौन उसमें जाके? लेकिन उसको एक हवा बना दिया, एक चीज बन के अब सामने ले आया, इशू बना है। अमेरिका ने भी उसमें अपने हाथ साफ किए हैं, खुल के सामने नहीं आते, डरते हैं, इनको पता है। अभी तो देखे ना, इन्होंने वो ट्रूडो तो खुल के सामने आए, ये खुल के सामने नहीं आए। इन्होंने तो केस ही किया ना, बड़े चचा ने कुछ भी मुंह से बात नहीं निकाली भारत के खिलाफ। जो खासकर मैंने इंडाइटमेंट पढ़ी है जिसमें वो गुप्ता साहब इन्होंने रखा है, उसमें भी खुल के सारी बातें नहीं की गई। इंडाइटमेंट में भारत का डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया, डरते हैं थोड़ा, इसको पता है। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए भी एक लेसन है कि अमेरिकन दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी एलाइज। देखिए, अज्ञात गनमैन जो हैं वो दोनों को टारगेट कर रहे हैं। इस्लामिक टेररिस्ट को भी टारगेट कर रहे हैं और खालिस्तानी जो टेररिस्ट है, रोड वगैरह जो अभी रोड साहब को निपटाया गया है, तो दोनों को टारगेट कर रहे हैं। तो दोनों आपस में मिल भी सकते हैं। ऐसा होता है ना, जब दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो ये दोनों हमारे दुश्मन हैं, दोनों दोस्त बन गए हैं। भले ही वो एक लॉन्ग टर्म में एक साथ ना एक दूसरे के साथ देखते हो, बट इस समय तो दोस्ती है। अब आपको पता ही है, ये पाकिस्तान में रह रहे थे इतने दिनों से,
तो ये जो अज्ञात गनमैन वाला जो फैक्टर है, ये भी इसके पीछे एक कनाइवनेस या एक बोलते हैं एक मिली-जुली एफर्ट हो सकती है। दूसरी चीज़ है आर्टिकल 370 का जो सुप्रीम कोर्ट की जो मोहर लगी है, उसके ऊपर देखिए कई लोगों ने सोचा था कि वैली में कई लोग क्या हमारे देश के ही जो सो कॉल्ड बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो बोल रहे थे कि कश्मीर में खून की नदियाँ बह जाएँगी, ये कश्मीर की आवाम जो है खड़ी हो जाएगी। आपने देखा कल वीडियोज़ आ रहे थे कि नॉर्मल लाइफ़ चल रही है, लोग अपनी कार, घोड़ा सब कुछ चला रहे हैं कश्मीर में। कश्मीर एक एकदम रूटीन के तौर पे था। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वैली में जो कि मैं खुद वहाँ रहा हूँ 15-20 साल मेरी वहाँ की नौकरी है। वो लोग मुझे वीडियो भेज रहे थे, बोले बहुत नॉर्मल है ये तो सारा, सब कुछ कोई असर ही नहीं हुआ है इसका। तो ये अपने आप में एक उनके लिए एक और धक्का था कि यार सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई, एक तरह से सील हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो चेंज है, इर्रिवर्सिबल चेंज कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इरिवर्सिबल चेंज का मतलब होता है कि स्थायी चेंज। वो अस्थायी हुक्म था, अब स्थायी कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी डिसीजन है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो समझ रहे हैं वो जानते हैं कि यार अब जो हमारी जो लड़ाई थी ना, अब और दिक्कत वाली होती जा रही है। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ जा रही है, जो उनके उनके मनपसंद नहीं हो रही है, वो है कि भई 4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन गई अभी। अभी तक तो मतलब सिक्योरिटी वाला ही एंगल था, अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी वाला भी एंगल आ गया। अब धीरे-धीरे जो अगले देश हैं भाई साहब उनसे हम आगे जाने वाले हैं। तो पहले अगले जो 2-3 देश हैं वो तो हम बस मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर उनको क्रॉस कर जाएँगे। तब रह जाएगा अमेरिका, चीन और भारत। ठीक है? सो ये भी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि यार ये तो गैलप मार रहा है। और अफगानिस्तान की तरफ से जो अटैक किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें डीआई खान में सख्त, मैं हैरान हूं कि उसके ऊपर जो अभी तक इसमें पाकिस्तान ने मेरी मर्जी के मुताबिक, जो मैं समझता हूं जो एक कि किस तरह का रिएक्शन होना चाहिए, बिल्कुल माजी की तरह चुप चुपीते से इन्होंने एक टूटी फूटी सी, आपके फॉरेन ऑफिस ने उसमें एक रिस्पॉन्ड दे दिया है उसका, जो कि मेरा वकास सजाद काजी साहब हैं, उन्होंने इसका रिस्पॉन्ड दिया, जो फॉरेन सेक्रेटरी है, ना होने के बराबर। उसके बाद एक टूटा फूटा सा बयान आपके काकड़ साहब ने दे दिया है, जो जिसके कुछ सर पैरी नहीं है। उन्होंने कहा ये हम जंग पहले ही जीत चुके हैं। कौन सी जंग की बात कर रहे हैं भाई? आपके 23 जवान मार गए हैं, वो आपके अंदर घुस के मार के गए हैं वो। फिर उन्होंने उसकी वीडियो बनाई है, वो अपना मीडिया सेल पे अपनी वीडियो चला रहे हैं कि देखें किस तरीके से हमने इनको मारा है। फिर उसके बाद अगलों ने बताया कि जो मारने वाले थे कहां से आए, मर्दान से, सवात से, डीआई खान के गांव थे, लक्का गांव है जहां से आए थे, वो इतने ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। आप कहते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, 30 बंदे पर आगे जंग जीत हो आप। सर इनकी तो समझ ही कुछ नहीं आती, काकड़ साहब किस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। काकड़ साहब ये क्या पीते हैं, कहां से पकड़ के लाए हैं लोग? कोई बात को सर पैर ही नहीं है। कहते जी आप एक कदम आगे आएंगे, हम 10 कदम आगे जाएंगे। जाएं तो सही, चेज तो करें उनको भाई। आपके सामने बैठे हैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे, ताकत हिम्मत करें ना, जाए वहां पे। बातें सारा दिन जितनी मर्जी करा लो इनको, ये गौरी है, ये फलाम मिसाइल है, ये फलाम, किसके लिए रखे हैं यार? आप देखने के लिए रखे हैं? अगले घर में घुस के मार रहे हैं सुबह शाम आपको। लेकिन ज्यादती है जो कुछ भी है ये। खैर इस पे तो ये कौन सा पहला और आखिरी हमला है, क्योंकि आरजू कौम जो है बेचारी बेहिस हो चुकी है इस तरह की खबरें सुन सुन के। उन्होंने मार के फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है, और जो टीजेपी ग्रुप है उनका जी, और फिर उन्होंने वीडियो बना के लगाई है, 2 मिनट की वीडियो है लाइव अटैक करने। लेकिन पता नहीं हमारी एजेंसियां हैं वो कर क्या रही हैं। सवाल सिविलियन पीटीआई वालों की जान छोटे तो वो, इनकी जान छोड़े तो वो और दूसरा काम करे। इनके फोन रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? इनको क्यों नहीं पता चलता ये अटैक होने वाला है? क्या वजह है? 23 करोड़ लोगों के फोन तो रिकॉर्ड कर रहे होते, इनको फोन रिकॉर्ड क्यों नहीं करते अभी आप? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।